हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो सीडीपी के क्वेश्चंस के ऊपर होगा। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम सीडीपी वाले पोर्शन को देखने वाले हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको इतने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवा दिए हैं कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मैंने आपको वीडियो जो भी बताया है उसके अलावा मैंने जब क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करवाया है तो वहाँ पर भी बताया है कि जो विकास के सिद्धांत होते हैं वो एक धारणीय और एक आयामी नहीं होते हैं, वो बहुधारणीय और बहुआयामी होते हैं। इसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, सिर्फ एक ही डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है कि कौन सा सिद्धांत जो है वो विकास का नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन जो होगा वो विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है वो सेफेलोकॉर्डल जो है वो हेड से टो की तरफ होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है, मतलब कि सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। तो ये विकास का सिद्धांत है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। लेकिन विकास एक धारणीय और एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुधारणीय और बहुआयामी होता है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। तो शीर्षगामी जो है वो क्या है, जो कि यहाँ पे सेफेलोकॉर्डल हेड से टो की तरफ जो डेवलपमेंट होता है, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ, किस पे लगता है ये। तो ये मोटर डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको बताया था शीर्षगामी विकास का सिद्धांत जो है वो क्या होता है, गामक विकास होता है। गामक विकास मतलब कि मोटर डेवलपमेंट। और जो मोटर डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक सेफेलोकॉर्डल हो गया, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया। तो ये दो होते हैं। यहाँ पे सेफेलोकॉर्डल पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा, मोटर डेवलपमेंट। कामक विकास, मोटर डेवलपमेंट इंग्लिश में याद रखिए, और सेफेलोकॉर्डल इसका इंग्लिश वाले में नाम याद रखिए, क्योंकि हिंदी में बहुत वेरी होता है नाम, लेकिन इंग्लिश में वेरी नहीं करता। अगला है कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड जो है वो कौन सा है। तो ये जन्म से पूर्व की अवस्था। तो यहाँ पे बच्चा भाषा तो नहीं सीख सकता। यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, इस वीडियो में भी बता रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, सीडीपी, ये 4 सेक्शन में कहीं पर भी मिल सकता है। तो विकास का, भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो आप इसको क्या रखेंगे, इसको लिख के रखेंगे। क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए हैं। आप इसको रट लीजिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो भाषा के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था होती है। इस एज में हम चाहे जिस लैंग्वेज को चाहे बच्चे को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। परिवार में क्या है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल का विकास करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो परिवार में हो रहा है, इसलिए हम उसे प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम आया है और अलग अलग तरीके से आया है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूछने का सेंस यही रहा है। तो ये क्या होगा, प्रारंभिक समाजीकरण बच्चों का कहाँ पे होगा, तो प्रारंभिक समाजीकरण बच्चों का अपने परिवार में ही होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो आपको एकदम सटीक आंसर दिख रहा है, क्योंकि परिवार ही
परिवार ही समाजीकरण की प्रथम इकाई होती है। तो बच्चों का जो प्रारंभिक डेवलपमेंट होता है वो परिवार से होता है, उसे हम प्रारंभिक समाजीकरण की संज्ञा दे सकते हैं। क्वेश्चन को पूछा अलग तरीके से गया लेकिन पूछा वही गया है। अगला है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है। नैतिक चिंतन जो होती है शुरुआती परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है। तो लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है। तो जो पूर्व पारंपरिक चरण होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है, इसमें एक स्टेज होती है आज्ञा का मतलब पनिशमेंट और आज्ञाकारिता ओबीडियंस की होती है, और दूसरा जो होता है टिट फॉर टैट होता है। तो इसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कुछ भी नहीं होता है। तो नैतिकता का चिंतन जो है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं होता है। पहले में ये होता है कि दंड और पनिशमेंट पे आधारित होता है, मतलब कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा बुरी होंगी उसके लिए उतना ही ज़्यादा दंड दिया जाएगा, ऐसा बच्चों के मन में रहता है। और टिट फॉर टैट में तुमने मेरे साथ जैसा किया मैं तुम्हारे साथ वैसा कर दूँ, तो ये भी अपने लिए ही कह रहा है। लेकिन जो पारंपरिक चरण होता है, कन्वेंशनल स्टेज होता है, तो यहाँ पे नैतिक चिंतन जो है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है, और उत्तर पारंपरिक जो है वो उससे भी ऊपर लेवल का चिंतन हो जाता है। और दूरस्थ पारंपरिक चरण कुछ होता नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है। हम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को ऐड कर रहे हैं। तो ज्ञान को ऐड करने का मतलब क्या होता है, आत्मसातीकरण होता है। ज्ञान को ऐड करने का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। अगर आप ज्ञान को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, सिर्फ आप ज्ञान को ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, तो वो एसिमिलेशन हो गया, आत्मसातीकरण हो गया। और समावेशन, हिंदी में इसको दो नाम से बोलेंगे, समावेशन, आत्मसातीकरण। इंग्लिश में सिर्फ एक नाम है, एसिमिलेशन। उसके बाद एकोमोडेशन की जो स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी ज्ञान मिला होता है आप उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो वो एकोमोडेशन मतलब समायोजन करना होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिर्फ ऐड करने को क्या कहेंगे हम, आत्मसातीकरण। अगला क्या है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी, समझने लगी कि शब्द जो है वो वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब यह तर्क करने लगी है परंतु प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता किस में आती है, तो ये किस में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है। तो उसके पहले का स्टेज क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें जो है वो शब्दों का प्रयोग बच्चे करने लग जाते हैं, और शब्दों से वस्तुओं को प्रतीक भी, और शब्द वस्तुओं के प्रतीक है ये भी समझने लग जाते हैं। लेकिन उनके अंदर जो है वो संरक्षण, कंजर्वेशन और क्रमबद्धता, इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप हो पाया है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो मीना जो है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज पर है। और ये लास्ट वाला स्टेज हो गया अमूर्त संक्रियात्मक, ये सबसे हाई लेवल का हो गया। संवेगी गामक में तो बच्चा 2 साल के अंदर ही रहता है, तो इसमें तो ये आएगा ही नहीं। और तर्क तो करने लगी है लेकिन उसके अंदर संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं आया, इसका मतलब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में भी नहीं है। बच्ची किसमें है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्ची है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था। इतने मतलब वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब CDP का क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल ही टफ नहीं आया था, EVS का भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चन पेपर थे लेवल के लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि पेपर बहुत ज़्यादा ही टफ आया था ऑनलाइन वाला। 1 लाइन के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर जो मैंने 11 से लेकर 19 तक का करवाया है, उतने ईजी क्वेश्चन तो शायद वहाँ पर भी नहीं आए होंगे। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था, तो आपको पता है किसने किया था, लेव वाइगॉत्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को दिया था। तो यहाँ पे और डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो अधिगम एक अंतर्मन की प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध और जिसके 4 चरण होते हैं। तो अधिगम जो है वो क्या है? वो सामाजिक क्रिया है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक क्रिया पे आधारित है। तो अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम का उदाहरण है? एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और मौखिक दंड व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन नहीं करना है, क्योंकि हम प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं। मौखिक दंड का प्रयोग करना, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या बिल्कुल भी नहीं। जब हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ एक ही मूल्यांकन के और एक ही करिकुलम पे बात नहीं करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। समावेशी कक्षा की भी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से एक ही पाठ्यक्रम जो है वो पर ये निर्भर नहीं हो सकता। केवल अधिगम के मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि अधिगम का मूल्यांकन नहीं करना, मतलब समेटिव असेसमेंट से ज़्यादा फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन पे जोर देना है। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम पे सबसे ज़्यादा रचनात्मक आकलन पर जोर दिया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है? यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी जो है वो कौन सा है? तो सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और उसके बाद जो है वो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो गया, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बैंडूरा। तो यहाँ पे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। क्या है ये? पूर्वगामी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लिख लेंगे कि सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ये सब जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर वाला क्वेश्चन कि जेंडर की रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक के द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि जो है वो उचित नहीं है? तो जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए कौन सी विधि उचित नहीं हो सकती? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिका को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरण प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना ये एक उचित विधि हो सकती है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता को और ज़्यादा बढ़ाएगा बल्कि घटाएगा नहीं। इसे जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, इससे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आएगा। और गैर परंपरावादी भूमिकाएं में जैसे कि लड़कियां बाइक चलाती रहें और लड़के घर का काम करते रहें, ये जो है वो गैर परंपरावादी भूमिका हो सकती है। क्योंकि अगर हम एक लड़की को देखते हैं तो जैसे कि वो एक टीचर होगी, या फिर वो घर का काम कर रही होगी, या फिर झाड़ू लगा रही होगी, खाना बना रही होगी, इस तरीके से हम एक परंपरावादी भूमिका अपने माइंड में सेट कर चुके हैं। तो गैर परंपरावादी भूमिका मतलब कि लड़कियां कुछ ऐसा करें जो लड़के करते हैं और लड़के कुछ ऐसा करें जो लड़कियां करती हैं। तो वो गैर परंपरावादी भूमिका होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चों में जागरूकता आएगी। तो यहाँ पे कौन सी विधि उचित नहीं होगी? बालक और बालिकाओं को अलग अलग बैठाना, ये उतना उचित नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है कि पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति को अध्यापक पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता ही नहीं है। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। वेधन का मतलब होता है ड्रिल।
तो बार बार मतलब एक ही चीज़ को बराबर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारों के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारों के द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है कि पारों को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि बच्ची अगर मैथ में असमर्थ है तो पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारों के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारों के द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन भी करना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतन किस बुद्धि के मूल होते हैं। तो ये भाषिक बुद्धि के होते हैं, मतलब कि इंटर और इंटर मतलब दूसरों का, इंट्रा मतलब मेरा। अगर इंटर है तो दूसरे को समझ पाएंगे, इंट्रा है तो खुद को समझ पाएंगे। भाषिक ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति जो बहुत ज़्यादा सचेत होता है उसको हम उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, स्थानिक स्पेशल इंटेलिजेंस ये है नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी। कौन सी आकलन की विधि जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। सहयोगी प्रोजेक्ट कार्य सबसे बेस्ट रहेगा। एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है, तो फैक्ट वाले होते हैं। मानक परीक्षण ये भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ सामाजिक संरचनात्मक कक्षा की बात कर रहे हैं। मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि सहयोगी प्रायोजित कार्य। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो क्या है वो बिल्कुल सही है। 16 नंबर वाला क्वेश्चन है कि एक CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में सतत से क्या मतलब होता है। सतत से इसका क्या मतलब होता है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूस, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया। तो अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरण का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना बिल्कुल ठीक है। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उस उपलब्धि की सतत तुलना करना, तो ये तो हमें नहीं करना, इसके लिए सतत वर्ड का यूज़ नहीं किया गया। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल टेस्ट लेना, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि समय समय पर बच्चों के स्मरण और रिकॉल की योग्यता का मापन करना, तो ये भी सही नहीं है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरण का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर वाला कि शिक्षार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य और आत्म पराजित लक्ष्य। किस प्रकार के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मैंने आपको बताया था इसका मास्टरी ओरिएंटेड। यहाँ पे हमें किस प्रकार के लक्ष्य पर ध्यान देना है, मास्टरी ओरिएंटेड, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए बच्चों को। अगर आपको पता नहीं, मतलब पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है, देखा होगा तो लिखा होगा, आपने नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लीजिए कि हमें बच्चों को हमेशा ही मास्टरी ओरिएंटेड गोल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य के लिए। और प्रवीणता अभिमुखी मतलब कि किसी भी टॉपिक में वो प्रवीण हो जाए, प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ से जोड़ के, मतलब किसी भी एक्टिविटी में वो प्रवीण हो जाए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है। तो समावेश का नियम है विभेदन हो गया। इंक्लूज़न का नियम जो है वो कौन सा है। तो इंक्लूज़न मतलब इंक्लूड करना, तो उसमें भेदभाव नहीं आएगा, उसमें भेदभाव तो आ ही नहीं सकता। मानकीकृत अनुदेश ये भी नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें समावेश कर रहे हैं हर टाइप के बच्चों का। तो सिर्फ एक ही तरीका डिसाइड कर देना कि इसी तरीके से हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है, तो ये भी नहीं होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना बिल्कुल सही है। समावेशन का सबसे बड़ा नियम क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना। पृथक्करण और नामांकित करना ये भी नहीं है। यहाँ पे समावेशन का सबसे बड़ा नियम यही है कि हमें व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमें उसमें हर टाइप के बच्चों
को शामिल करना होता है। तो अगर हम हर टाइप के बच्चों को शामिल कर रहे हैं क्लासरूम में, तो उनमें बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होंगी ही होंगी। और अगला क्वेश्चन है 19 नंबर वाला, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है? तो इस सब का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा को पढ़ते हैं और समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, समावेशी प्रावधान को पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो सके। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें समावेशी प्रावधान का पालन करने वाले नियमित स्कूल में उसे भेजना चाहिए कि मतलब उस क्लासरूम में उसका समावेश हो, उसको एक अलग से ना फील कराया जाए, उसे सेग्रीगेट ना किया जाए, बल्कि उसे आम बच्चों की तरह ही समझा जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, बिल्कुल ठीक है। और विचार मंथन पर मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग पर बल देना, तो क्रिएटिविटी का एक मतलब तत्व ये भी होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अभिसारी चिंतन पर बल देना नहीं, अभिसारी नहीं अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बल देना है, कन्वर्जेंट पर नहीं। कन्वर्जेंट पर बल नहीं देना, तो थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। और असहमति के प्रति सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1, 2 एंड 4 जो है वो सही है ऑप्शन। यहाँ पे आपका आंसर होगा 1, 2 और 4। असहमति के प्रति असहनशीलता भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वैर चिंतन आत्म विमोह वाले छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप करने में कठिनाई का सामना कर रहा है। वह सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? स्वैर चिंतन आत्म विमोह, ऑटिज्म, ठीक है, यहाँ पे ऑटिज्म है। स्वैर चिंतन या आत्म, इसको आप इंग्लिश में एक बार देख के जरूर जाइएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे इसका मतलब जो है वो क्या है, ऑटिज्म। ठीक, एक ऑटिज्म वाला छात्र है जिसे कि सामूहिक क्रियाकलाप करने में कठिनाई महसूस कर रहा है, की सहायता करने के लिए कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है तो सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि हमें बच्चों का, हम समावेशी क्लासरूम की बात करते हैं जिसमें हमें हर टाइप के बच्चों को शामिल करना होता है, तो अब उसे विशिष्ट स्कूल में भेजने की बात कभी नहीं कर सकते हैं एक समावेशी दृष्टिकोण से। तो ना तो उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं, ना तो उसको अलग स्कूल में भेज सकते हैं, ना कोई उसको अलग क्लास में बैठा सकते हैं। उसको सब बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जहाँ पे उसको सहायता की ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पे आपको उसकी सहायता उस तरीके से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित तो हमें करना ही नहीं है, अनुमति नहीं देना चाहिए, इस ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। सजा देनी चाहिए, मतलब ही नहीं है। बच्चों को हमें हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयों को छात्रों के पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उसमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि रटंत विद्या पर जोर ना देके, बल्कि बच्चों के अंदर जो भी जिज्ञासाएँ हैं, जो भी बातें हैं, बच्चों के प्रश्न हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें समूह में कार्य करने की योग्यता भी विकसित करनी चाहिए। अधिगम का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक होता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। दोनों ही ऑप्शन जो है वो क्या है, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। और क्या है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन भी दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, क्योंकि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील होता है और सामाजिक होता है और इसीलिए बच्चों को समूह में कार्य करवाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित और निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक, संकल्पना, मानचित्र। ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो क्या ज्ञान और संबंध को सुव्यवस्थित करना और निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों को खंड नहीं कहते हैं, चंकिंग नहीं कहते हैं, अग्रवर्ती आयोजक नहीं, स्मृति सहायक नहीं, इसको हम संकल्पना मानचित्र कहते हैं। इसे हम संकल्पना मानचित्र कहते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे कि मान लीजिए आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा, तो जीन पियाजे से रिलेटेड एक आप कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं। लाइक कि जीन पियाजे ऐसा आपने डाला कुछ हेडिंग, इनके मतलब सिद्धांत में कितने चरण हैं, ऐसे 4 चरण आपने बना दिए। उस चरण में क्या क्या मेन बातें हैं, 2-4 पॉइंट उसको लिख दिया। इधर मतलब ये कहाँ के थे और ये कहाँ के थे, रसिया के थे, कहाँ के थे, और इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखा, और इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए लाइक कि असिमिलेशन हो गया, एकोमोडेशन हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, स्कीमा हो गया। तो आप इस तरीके से पॉइंटर फॉर्म में जो है वो एक कॉन्सेप्ट का मैप बना लेते हैं, ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो आप तुरंत 5 मिनट में उसको देखें और रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे ज्ञान को सुव्यवस्थित करना है तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट मैपिंग करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया। तो ये जो है वो बाहरी अभिप्रेरणा है, आंतरिक नहीं है। अगला है कि रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि माता पिता उसे टीवी देखने देंगे, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही हैं क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती हैं, बाहरी है ये भी। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में वो रुचि रखता है। तो ये क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि अपनी नॉलेज के लिए, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वही आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। और अगला है कि कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। छात्रों को चिंता का सामना करने की, छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना चाहिए, ठीक है ये। छात्रों को लघु अवधि में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में हेल्प करना, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना। एक दूसरे से तुलना करना तो कभी भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा और बच्चों को चिंता का सामना करने में ये सफल नहीं बनाएगी। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों को भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही हैं, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही कथन पहचानने में त्रुटियों का वो विश्लेषण कर रही हैं। एक गणित की अध्यापिका हैं और अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही हैं। मतलब जो वर्ड वाले प्रॉब्लम होते हैं मैथ में, तो उसकी त्रुटियों का वो विश्लेषण कर रही हैं। अधिक त्रुटियां वाले छात्र को कम त्रुटियों वाले छात्र से पृथक करना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत, ऐसा तो उनका कोई उद्देश्य नहीं है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। त्रुटि सुधार करने के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना चाहिए। त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, तो बिल्कुल डी जो है वो सही है क्योंकि त्रुटियां भी सीखने का एक हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 28 नंबर वाला क्वेश्चन, एनसीएफ 2020 जो है वो नहीं एनईपी 2020 किस पर बल देती है। परीक्षा के लिए पढ़ने पर बल देती है, स्मरण आधारित पढ़ने पर बल देती है, वेधन और अभ्यास पर बल देती है, संप्रत्ययी समझ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है। एनईपी 2020 जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है। इसको आप लिखे या ना लिखे, क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी सा था कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आता है तो वो कॉन्सेप्ट पर ही बात करेगा, ना कि ड्रिल प्रैक्टिस पे बात करेगा, ना ही याद करने पे बात करेगा, ना कि परीक्षा के लिए पढ़ने पर कोई भी बात नहीं करेगा, चाहे एनईपी 2020 हो, चाहे एनसीएफ हो, चाहे जो भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं ये लोग। 29 नंबर वाला क्वेश्चन, बच्चे किस शिक्षा द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग जो है बच्चे कैसे करेंगे, व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन के द्वारा, तो बिल्कुल भी नहीं।
और बार बार यंत्रवत अभ्यास के द्वारा जब वे कार्य और क्रियाकलाप में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है, तभी बच्चे जो है वो अर्थपूर्ण अधिगम कर पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं उससे। कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिया जाना, तो ये भी नहीं है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। थर्ड वाला लास्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना, उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना किसको बढ़ावा देने की विधि है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना किसको बढ़ावा देता है। यंत्रवत अधिगम को बिल्कुल भी नहीं, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम को, अन्वेषित या निर्देशात्मक। तो यहाँ पे अन्वेषण को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, अन्वेषित अधिगम को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, डिस्कवरी लर्निंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चा जो है वो स्वनिर्देशित है, खुद से निर्देश दे रहा है अपने को, खुद से ही अपने पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें बच्चा जो है वो डिस्कवरी लर्निंग कर रहा है, अन्वेषित अधिगम जो है वो कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में भी आपको CDP की पेडागोजी मिलेगी। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल नहीं बढ़ाया गया है, आपको हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर लिए हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोग ना तो कमेंट करते हैं ना तो शेयर करते हैं, और अदर लोगों से अगर आप शेयर कर देंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा ही। तो अगर आप लोग हेल्प करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। और वीडियोस को वॉच भी करें।